नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी। सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज गले में थोड़ी दिक्कत है भाई। लास्ट 2 दिन से थोड़ा दिक्कत चल रही है गले में। लेकिन क्लास तो हमें डालनी थी। कल भी क्लास जो है वो नहीं डल पाई। कल बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था, तो इसलिए कल आप लोगों की क्लास जो है वो नहीं डल पाई चैनल पर। तो आज रिकॉर्ड हो रही है क्लास, और ये शाम तक क्लास जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज की जो क्लास है वो केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। पहले हम बायोलॉजी की क्लासेस जो हैं वो डाल चुके हैं। पहले बायोलॉजी की कुछ क्लासेस आप लोगों को मिली होंगी, फिर उसके बाद लाइट चैप्टर की क्लास मिली फिजिक्स की, फिर एक क्लास केमिस्ट्री की। तो ऐसे है ना, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों की प्रैक्टिस हमारी होती रहे, ठीक है। और चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं हम, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। प्लेलिस्ट जो है वो मैं बना दूंगी, बहुत जल्दी प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि आप लोगों को फिर क्लासेस में कोई दिक्कत ना आए। केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, फिजिक्स और बायो की अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब आगे आगे आपको ज़्यादा क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी। क्योंकि हो सकता है कि अब कुछ टाइम बाद जो है वो एग्ज़ाम्स जो है वो होने स्टार्ट हो जाएं, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सोनू साइंस अड्डा चैनल पर जो भी आप साइंस की क्लास देखेंगे वो क्लासेस आपको हरियाणा ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इसके अलावा रेलवे में एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना है, हरियाणा पुलिस में आपको एग्ज़ाम देना है, या फिर आपको वीएलडीए का एग्ज़ाम देना है, तो ये क्लासेस सोनू साइंस अड्डा पर आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। आज मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, सीधा अपने क्वेश्चन को स्कैन किया और उसको अरेंज करके पीडीएफ बनाई है। जैसा आपने पहले केमिस्ट्री के पहले बायोलॉजी के अंदर, सॉरी केमिस्ट्री की तो आज ही पहली क्लास है, बायोलॉजी और फिजिक्स में आपने जैसे देखा था पीपीटी वगैरह बना के वो किया था, तो आज मैंने सिंपल ही रखा है इसको। तो आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, पहला क्वेश्चन जो वो क्या है। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है, केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ओनली स्टेट चेंजेस, मतलब जो केवल अवस्थाएं बदलती हैं, या नो चेंज अकर्स, कोई परिवर्तन नहीं होता भाई। जो केमिकल रिएक्शन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। जिसमें नया पदार्थ बनता है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में नया पदार्थ बनता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में नई चीज़ बनेगी। अपने घर में हम देखते हैं भाई, कूलर है लोहे का और वो घर के बाहर रखा हुआ है, उसमें जंग लग जाता है ना, तो वो ब्राउन ब्राउन सा, भूरा भूरा सा, वो जैसे हाथ लगाए जंग को तो अपने हाथ के भी चिपक जाता है। तो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। तो याद रखना आप लोग, नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, इनमें से कौन केमिकल चेंज है। इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं, बॉइलिंग ऑफ वाटर ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई ये है लोहे में जंग लगना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। ये क्या है, केमिकल चेंज है। इट इज अ केमिकल चेंज। लोहे में जंग लगना ये केमिकल चेंज है, ठीक है। ध्यान रखना सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है बच्चा, Zn। जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब कम मात्रा में, कम मात्रा में क्या है, HCl, यानी जिंक और HCl की जब रिएक्शन कराएंगे, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल, क्योंकि जिंक क्या है, एक मेटल है, एक धातु है। जब कोई मेटल और एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है, जब कोई धातु और अम्ल अभिक्रिया करते हैं, तो हमेशा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। याद रखना, जिंक की जगह अगर कोई और मेटल होती तो भी हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होती है, रूल है, ठीक है, कि जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो याद रखना, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है बच्चे बिना भुजा हुआ चूना। ये देखो बिना भुजा हुआ चूना, इसका सूत्र क्या है? ये भैया 2-3 फार्मूले हैं जो आप याद कर लेना। CaO, ये बिना भुजा हुआ चूना होता है। भुजा हुआ पूछे तो CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बुझा हुआ। पूछा क्या है? बिना बुझा हुआ, तो बिना बुझा हुआ हो जाएगा CaO। CaCO3 क्या होता है बच्चे? CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी बोलते हैं। मार्बल का फार्मूला ये मार्बल, जिसे संगमरमर भी बोला जाता है, संगमरमर, ठीक है। और इसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन या चूना पत्थर, ठीक है। CaCO3। पर्ल का फार्मूला पूछे, पर्ल, तो पर्ल का फार्मूला भी CaCO3 होता है, ठीक है। दीवारों पर चूना करने के बाद, सफ़ेदी करने के बाद जो दीवारों पर शाइन आ जाती है, 1-2 दिन में चमक आ जाती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ने की वजह से आती है, ठीक है। याद रखना। CaCl2 विरंजक चूर्ण का फार्मूला है ये। CaCl2 विरंजक चूर्ण का फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज CaO + H2O CaOH होल ट्वाइस। क्या पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? CaOH2O डीकम्पोजिशन। बाय डीकम्पोजिशन में क्या होगा? डीकम्पोजिशन में एक जो है वो क्या बनाएगा? वो अनेक उत्पाद बनाएगा। एक टूटकर, ठीक है, एक जो है वो टूटकर क्या बनाएगा? 2 उत्पाद बनाता है, 2 उत्पाद, ठीक है। संयोजन के अंदर क्या होता है? दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद को बनाते हैं, एक उत्पाद। तो आप जरा देखेंगे केमिकल रिएक्शन को, तो यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, और ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसलिए बच्चे इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। ये क्या है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। गले में आपको वॉइस से ही समझ में आ जाएगा भाई, गला बैठा हुआ है, तो आज मैं आराम आराम से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके पास है रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single। देखो जब 2 मिलकर A + B, ये 2 मिलकर क्या बना रहे हैं? जब एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमेशा कॉम्बिनेशन होगा। वो क्या होगा? हमेशा कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मैग्नीशियम + O2 मिल जाएं तो क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड हम 2 लगा देंगे। तो जब 2 मिलकर एक बना दें तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है विच रिएक्शन रिप्रेजेंट्स डीकम्पोजिशन। विच रिएक्शन रिप्रेजेंट डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज, टूट जाना। कौन सी रिएक्शन डीकम्पोजिशन दिखा रही है? देखिएगा, ये तो 2 मिलकर एक बना रहे हैं, तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये नहीं होगा आंसर। जिंक, फिर दूसरा आप देख रहे हो, तो ये भी डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक टूटकर 2 या अधिक, एक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बना दे। जब रिएक्टेंट जो है आपका, अभिकर्मक जो है, रिएक्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं अभिकर्मक या अभिकारक। जब अभिकारक सिंगल है और प्रोडक्ट जो है वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एक ही केमिकल रिएक्शन ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट 2 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी। भाई वाटर का फार्मूला होता है H2O। H2O के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दिया, आपने विद्युत को इसके अंदर पहुंचा दिया, विद्युत को पास कर दिया H2O के अंदर, तो क्या होगा, H2 एंड O2 ये अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आंसर बन जाएगा H2 और O2। ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, H2 एंड O2, क्योंकि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O पानी होता है, तो जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। जल के विद्युत अपघटन में, ठीक है, जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात क्या है। जब क्या करते हैं, जल का विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात क्या है। ठीक है, तो आयतन अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात क्या है, तो इसका आंसर ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा, 2:1। ठीक है, 2:1 याद रखना सभी बच्चे, 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बात हो रही है किसकी, वॉल्यूम रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो आंसर हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर दे, रिप्लेस्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में क्या बोलूंगी, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को रिप्लेस कर दे, मतलब उसकी जगह ले ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई ऐसा दिखाई दे रहा है आपको जो किसी एलिमेंट की जगह ले रहा हो। जैसे आप देखोगे ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए में Zn+CuSO4, Zn जो है, जिंक जो है, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसने कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह खुद बैठ गया, तो ये कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग निकाल दिया। तो मतलब जिंक ने क्या किया, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से जिंक सल्फेट, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये ए ऑप्शन ही इसका आंसर बन गया। क्योंकि आगे जब आप देखोगे ना बी ऑप्शन, तो ये तो बी ऑप्शन जो है ये तो आपका भाई एक है और दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये तो विघटन हो गया, वियोजन हो गया, अपघटन, डीकम्पोजिशन, ये दो मिलकर एक बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर AgNO3 NaCl दोनों Ag Na की जगह ले रहा है और Na Ag की जगह ले रहा है, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा नहीं, यहाँ पे तो खाली डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, इनमें आयन जो है, आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो एक्सचेंज होते हैं, आयन का आदान प्रदान होता है। जब आयन का आदान प्रदान होता है, जब आयन एक्सचेंजेस होते हैं, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द रिएक्शन जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4, अभी तो पढ़ा है, विच मेटल इज डिस्प्लेस्ड, कौन सी मेटल डिस्प्लेस हुई है, जिंक ने किसकी जगह ली है, कॉपर की जगह ली है, तो कॉपर जो है वो क्या हुई है, डिस्प्लेस्ड हुई है।
जिंक ने कॉपर की जगह ली है ना, तो कॉपर डिस्प्लेस्ड हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए डबल, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्विविस्थापन में होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, अभी बताया ही था, एक्सचेंजेस ऑफ आयन, आयनों का आदान प्रदान होता है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ठीक है, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की जगह लेगा और दूसरे वाला पहले की जगह लेगा, आयन जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट किस में हो रही है? इसमें ना, इसमें तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये तो डीकम्पोजिशन है, ये भी आंसर नहीं बनेगा, ये बनेगा सी ऑप्शन आंसर बनेगा बच्चा, सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। Na2SO4 BaCl2, Na ने जगह ले ली Ba की जगह ले ली, और Ba ने जगह ले ली Na की, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया और ये NaCl बन गया। ये बेरियम सल्फेट जो है ना, इसको बोलेंगे वाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट, सफेद श्वेत अवक्षेप का निर्माण हो गया, अवक्षेप का निर्माण हो गया। ठीक है, अवक्षेप जो होते हैं ये जल में घुलनशील नहीं होते। अवक्षेप क्या होते हैं? वो पदार्थ, वो रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलनशील नहीं है, जो जल में सोल्यूबल नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। तो ये बेरियम सल्फेट जो है ये क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट है, जो जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन BaCl2, यही आ गया क्वेश्चन है ना। तो वाइट प्रेसिपिटेट अभी BaSO4, ये क्या हो जाएगा? BaSO4 क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज, जिसमें ऊष्मा जो है, ऊष्मा यानी गर्मी जो है निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकलती है, जहां पे ऊष्मा निकलती है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक, जहां पे गर्मी निकल रही है, जहां पे हीट जो है वो निकल रही है, ऊष्माक्षेपी। और जहां पे एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, शोषी, तो वहां ऊष्मा अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हीट जो है वो निकल रही है, जब निकलेगी हीट तो ऊष्माक्षेपी, और जब ऊष्मा खर्च होगी, जब अब जो अब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी, तो ऊष्मा शोषी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज जनरली कंसीडर्ड ए, श्वसन सामान्यतः किस प्रकार की अभिक्रिया है? भाई श्वसन का मतलब क्या है? श्वसन का मतलब है फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। रेस्पिरेशन क्या होता है? भोजन का ऊर्जा में बदल जाने की प्रक्रिया। भोजन किस में बदल गया? ऊर्जा में। और जब भोजन ऊर्जा में बदल गया, मतलब ऊर्जा क्या हो रही है? ऊर्जा निकल रही है ना, ऊर्जा निकल रही है। तो जब ऊर्जा निकलेगी तो वो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी होगा। जब ऊर्जा निकलेगी तो ऊष्माक्षेपी होगा। तो रेस्पिरेशन इज अ ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं है, रेस्पिरेशन है भोजन का ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया, द प्रोसेस टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक कौन सी है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया कौन सी है? ऊष्माशोषी। भाई श्वसन तो अभी पढ़ा है, एक्सोथर्मिक है। ये तो क्या है? ये तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोयला, कोयले को जब जलाएंगे, कोयला जलना, कोयला जलना भी नहीं आएगा इसका आंसर। बर्निंग ऑफ LPG, ये भी नहीं है।
ये पूछ रहा है उष्मा शोषी, जहां पे उष्मा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। कोयला जलेगा तो उष्मा रिलीज होगी, एलपीजी जलेगी तो उष्मा रिलीज होगी। ये फोटोसिंथेसिस, ये आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर सनलाइट जो है वो खर्च होती है। पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो सनलाइट है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, C6H12O6। ठीक है, याद रखना यहाँ पर प्लस में O2 प्लस में H2O। तो ये आप लोग याद रखना कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, एंडोथर्मिक है, उष्माशोषी, क्योंकि इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और जहाँ एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी, वो कैसी रिएक्शन होगी, वो उष्माशोषी होगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीकरण में सामान्यतः होता है भाई, ऑक्सीडेशन में ऐड होती है ऑक्सीजन, ऐड होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिडक्शन इन्वॉल्व, अपचयन में होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, भाई एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, उभयधर्मी, इसको बोलते हैं उभयधर्मी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ठीक है, CuO अंडरगोज, CuO जो है, देखो ये केमिकल रिएक्शन है, Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, Cu प्लस H2O में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, कॉपर के साथ O ऐड हो गया, इधर कॉपर देखो, यहाँ पे सॉरी ये मैंने आगे वाला पढ़ लिया भाई, इधर देखो, यहाँ पे कॉपर आप देखोगे, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है ना, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, और इस साइड जब हमने देखा तो जो ऑक्सीजन कॉपर के साथ लगी हुई थी वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गई, तो कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन हट गई, और ये ऑक्सीजन कहाँ से हटी है, CuO में से हटी है, तो CuO का क्या हो गया, जब कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई तो CuO का तो रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का हट जाना रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन होता है, तो याद रखना CuO का क्या हुआ, अपचयन। अगला क्वेश्चन है, इन द सेम रिएक्शन हाइड्रोजन अंडरगोज, भाई यही सेम रिएक्शन जब CuO प्लस H2 और ये कन्वर्ट हो गई किसमें, Cu प्लस H2O, देखो तो CuO का तो क्या हुआ था, CuO का तो क्या हुआ था कि O जो है हट गया था, रिडक्शन हुआ था, पूछ रहा है हाइड्रोजन का क्या हुआ, इन द सेम रिएक्शन हाइड्रोजन अंडरगोज, हाइड्रोजन का क्या हुआ, तो हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गई, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो याद रखना ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कब, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, रिडक्शन कब, जब ऑक्सीजन हटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और जब दोनों साथ साथ हो रहे हो तो रिडॉक्स, जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो रेडॉक्स। अगला क्वेश्चन है, रस्ट इज मेनली, जंग जो है मुख्यतः क्या है, रस्ट जो है वो मुख्यतः क्या है, भाई यही आएगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि जो जंग लगता है, जंग लगने के लिए O2 एंड मॉइस्चर, नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, O2 एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन और नमी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन और नमी चाहिए, तो याद रखना ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रेटेड आयरन मतलब मॉइस्चर वाला आयरन हो जाएगा। और यहाँ पर O2 जो है और मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है तो लोहे को जंग लग जाएगा, और उसी के बारे में पूछ रहा है कि जंग जो है वो क्या होता है, तो जंग हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, याद रखना हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, ऐसा लोहा जिसके अंदर ऑक्सीजन और
नमी मॉइस्चर जो है वो ऐड हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल ऑक्सीजन चाहिए, केवल पानी चाहिए? भाई पानी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर यही चाहिए, ऑक्सीजन और मॉइस्चर चाहिए। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर चाहिए। देखो अगर आपके पास लोहे की कोई कील है और उस लोहे की कील को आप पूरी तरह पानी में डुबो के रखते हैं, पूरी तरह पानी में डुबो के रखते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो लोहे की कील आधी आधी पानी में डूबी हुई है और आधी हवा में है, तो देखो उसको मॉइस्चर भी मिल गया और ऑक्सीजन भी मिल गई, तो उसको जंग लग जाएगा, उसको जंग लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब कूलर होता है घर पे, कूलर बाहर रखा होता है खुले में, है ना, तो उस कूलर में बारिश आती है, बारिश आती है तो पूरी तरह पानी में थोड़ी डूब जाता है, फिर बाद में बारिश बंद हो जाती है तो उसको हवा के कांटेक्ट में आता है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, ऐसे में हम ये कहेंगे कि उसको ऑक्सीजन और उसको मॉइस्चर दोनों मिल गया, जिसकी वजह से जंग लग गया। ठीक है, तो केवल यहाँ पानी ही पर्याप्त नहीं है जंग लगने के लिए, और ऑक्सीजन भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंस प्रिवेंट्स रेंसिडिटी बाय स्लोइंग ऑक्सीडेशन, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण को धीमा करके विकृत गंधिता को रोकता है? रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है बेटा? जब कोई खाद्य वस्तु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, जब कोई खाने पीने की वस्तु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है तो रेंसिडिटी कहलाती है। भाई फिर वो चीज़ ना वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, वो चीज़ सड़ जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है, जैसे हम सब्जी बनाते हैं और सब्जी को हमने रख दिया खुला, तो सब्जी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है धीरे धीरे, और फिर वो सब्जी क्या होगी, वो शाम तक आप देखोगे सुबह की बनाई हुई गर्मी में, तो क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सब सुबह वाली सब्जी शाम तक क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी अगर फ्रिज में नहीं रखते हो तो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि कौन सा पदार्थ है ऑक्सीकरण को धीमा करके विकृत गंधिता को रोकता है? ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। जब किसी खाद्य वस्तु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो वो खराब हो जाएगी, तो एंटीऑक्सीडेंट, प्रति ऑक्सीकारक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेंसिडिटी इज मेनली कॉज्ड बाय, विकृत गंधिता मुख्यतः किसके कारण होती है? विकृत गंधिता मुख्यतः किसके कारण होती है, क्यों होती है? यहाँ पर विकृत गंधिता का मेन कारण क्या है? रिडक्शन ऑफ फैट ना भैया, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, क्योंकि जो तेलीय जो वस्तु होती है ना, तेलीय वस्तु जो होती है, वसा एवं तेलों का ऑक्सीकरण, वसा और तेल का जो ऑक्सीकरण होता है तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में तड़का लगता है घी का या तेल का तड़का लगता है तो वो झाग झाग से आ जाएंगे, खराब हो जाएगी, है ना। वैसे तो बाकी चीज़ें भी अगर खुले में रखे, टमाटर रखे हैं बाहर रखे हुए हैं, 4-5 दिन से बाहर ही रखे हैं, गर्मी का टाइम है, गर्मी में तो 4-5 दिन भी नहीं लगेंगे, उससे पहले ही सड़ जाएंगे टमाटर, इसीलिए तो फ्रीज करके रखते हैं, है ना। तो याद रखना आप सभी बच्चे, जो वसा और तेलों का जो ऑक्सीकरण है। अब देखो तुम ये बाहर जो समोसे खाते हो, सब वो क्या एक ही तेल में भाई बार बार, आज भी समोसे उसी में तल लिए, कल भी समोसे उसी में तल लिए, अगले दिन भी समोसे उसी में तल लिए, पकोड़े खाते हैं बाहर, है ना, दुकान पे जाके, या कोई भी आप ऐसी चीज़ खा रहे हो, पहले वाले दिन भी उसी तेल का यूज़ किया कचौरी तलने के लिए, अगले दिन भी वही तेल यूज़ कर लिया है, और फिर वो तेल खुले में ले जाके भाई ऊपर रख दिया, है ना, तो उसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो तो रेंसिडिटी होगी भाई। तो इसीलिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि उसी तेल को बार बार यूज़ किया जा रहा है, बार बार यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। मैंने तो भाई थोड़ा सा कोशिश कर ली है अब अपने सेहत पे ध्यान देने की, तो अब बहुत बहुत कम कर दिया है, बिल्कुल न के बराबर कर दिया है ऐसी चीज़ों को खाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज कॉमनली फिल्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स,
चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस को भरा जाता है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को रोकने के लिए? नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। ए केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। एक केमिकल रिएक्शन को कब कहेंगे कि वो बैलेंस है? बिकॉज इट फॉलो द लॉ ऑफ। अच्छा, ये पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि यह किस नियम का पालन करता है? तो कौन से नियम का पालन करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास नियम का पालन करता है। 9th क्लास की बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में 9th क्लास में, ठीक है। तो याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड। कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्टली बैलेंस्ड है? विच इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्टली बैलेंस्ड है? कौन सा समीकरण सही रूप से संतुलित है? सही रूप से संतुलित कौन सा है भाई? H2O2, H2O। तो यहाँ पे ये भी संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब होता है भाई, इधर देखो दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इधर हाइड्रोजन के दो हैं, इधर ऑक्सीजन के दो हैं, तो यहाँ पे भी दोनों के दो दो होने चाहिए। लेकिन इधर हाइड्रोजन का दो है और ऑक्सीजन का एक है ना। जब कुछ नहीं लिखा तो एक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 प्लस ये ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन का ये वाला 2 जो है इस ऑक्सीजन के साथ भी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा समीकरण सही रूप से संतुलित है? संतुलित का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो भी आपको तत्व दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है, उन एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बराबर है, ये जो 2 है और ये 2 है, इनकी गुणा होके 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। तो इधर देखो हाइड्रोजन का 2 और ये 2, 2 दूनी 4 बराबर है। इधर ऑक्सीजन के 2 हैं और ये वाला 2 जो है हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ भी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, द सिंबल AQ। जो AQ सिंबल है ये होता है एक्वेश, ठीक है, एक्वेश, ठीक है। ये होता है जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो ये एक्वेस सॉल्यूशन के लिए इसको यूज किया जाता है। और सॉलिड के लिए S को यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L को, गैस के लिए G को। ये केमिस्ट्री के बेसिक सी चीजें हैं भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीजों से ही शुरुआत करते हैं, इसीलिए चैप्टर वाइज MCQs मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को हर एक बात समझ में आ जाए। चैप्टर वाइज MCQ पढ़ने का यही फायदा है कि हर एक बात क्लियर हो जाती है, हर चैप्टर का निचोड़ निकल जाता है भाई, इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस टॉपिक के क्वेश्चन है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की, केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की एक क्लास आप ये देखिएगा और इसके बाद एक क्लास और लेकर आएंगे हम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्लास के क्वेश्चन पसंद आए हों, तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोनू साइंस अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने यार दोस्तों को बता सकते हैं। अगर खुद कोई ऐसा बंदा भाई जिसके सामने वीडियो आ गई और खुद नहीं पढ़ रहा है और उसके घर में कोई तैयारी कर रहा है तो वो उसको भी रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि मैं पूरी की पूरी साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन के आपको MCQs की प्रैक्टिस जो है यहाँ पर आने वाले, हरियाणा के अंदर आने वाले ग्रुप D एग्जाम के लिए करवा रही हूँ। और इसके साथ साथ आप ये क्लासेस VLDA के लिए, HTET के लिए, रेलवे के लिए भी देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम एक और नई क्लास के साथ। सभी को दिल से धन्यवाद, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर दीजिए, उनसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, खुश रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।